जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल का जन्म सन 1844 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी सन 1904 ईस्वी में। तो देखिए 1844 से 1904 ईस्वी तक जर्मन भूगोलवेत्ता 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने जर्मन भूगोलवेत्ताओं का भूगोल में योगदान है। तो जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको मानव भूगोल का जन्मदाता, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की एक सर्वोत्कृष्ट पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जातियों की उत्पत्ति या जीवों का विकास। यह पुस्तक सन 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में डार्विन ने लिखा है कि जो जीव पर्यावरण का अनुकूलन करने में सक्षम होगा वही जीव अपने जीवों का विकास कर सकता है या अपनी संतानोत्पत्ति का विकास कर सकता है। जो जीव पर्यावरण का अडॉप्टेशन करने में, अनुकूलन करने में सक्षम नहीं होगा वह अपने जीवों का विकास या अपनी संतानोत्पत्ति का विकास नहीं कर सकता है। इसी पुस्तक का अनुसरण करके जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी का दूसरा खंड सन 1891 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इसी पुस्तक में उन्होंने लिखा कि मानव और प्रकृति में एक इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है जिसे हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। अर्थात मानव और प्रकृति में एक अंतर संबंध पाया जाता है जिसे हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, चाहे वो जैविक तत्व हो चाहे वह अजैविक तत्व हो, चाहे जड़ हो या चेतन हो, चाहे मूर्त तत्व हो या अमूर्त तत्व हो। तो इन्होंने इस पुस्तक में लिखा कि मानव और प्रकृति में एक अंतर संबंध पाया जाता है जिसे कभी भी हम अलग नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने मानव भूगोल इसी पुस्तक में एंथ्रोपोजियोग्राफी के द्वितीय खंड सन 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसी पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में प्रतिपादित किया और इसी कारण इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। और इन्होंने मानव भूगोल की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा लिखी है इसी पुस्तक में, जो कि आज तक इससे अच्छी परिभाषा नहीं लिखी गई है। इन्होंने लिखा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं जो भौतिक दशाओं का योग होता है। भौतिक दशाओं का योग मतलब जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, तीनों के योग से भौतिक दशाओं का निर्माण होता है। और इन्हीं तीनों के दशाओं को में ही मानव या जैव मंडल का भी निर्माण होता है। तो मानव देखिए, मानव भूगोल के दृश्य, मानव जो कुछ भी देखता है वह जैविक को भी देखता है, अजैविक तत्वों को भी देखता है, मूर्त तत्व, अमूर्त तत्व, जड़ हो या चेतन जो भी है सब में पर्यावरण निहित है, उसको भी हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। इसी कारण इन्हीं मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अब इनको देखिए, अब हम बता रहे हैं जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक कौन सी है। एंथ्रोपोजियोग्राफी है। पोजियोग्राफी का प्रथम खंड सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। द्वितीय खंड मतलब एंथ्रोपोजियोग्राफी का द्वितीय खंड सन 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में प्रतिपादित किया है। और इसी मानव भूगोल में, इसी पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक मंच पर रखा कि मानव भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में देखा जाए, पढ़ा जाए।
और परिभाषा को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक मंच पर बताया और उसकी व्याख्या की। उस परिभाषा की जितनी ही व्याख्या की जाएगी उतनी ही कम है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं जो भौतिक दशाओं का योग होता है। इन्होंने मानव प्रकृति के इंटर रिलेशनशिप पर विशेष जोर दिया कि मानव जो कुछ भी देखता है सब में प्रकृति उसमें अंतर निहित है। अर्थात मानव जो कुछ भी देखता है उसमें प्रकृति का अंतर निहित है, अर्थात प्रकृति से हम उसको कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। तो रिटजल को मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। हाँ, अब आपको हम दूसरा बता दें, रिटजल को राजनीतिक भूगोल का भी जनक कहा जाता है। रिटजल ने जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर की जैविक संस्कृति का अनुसरण करके इन्होंने अपना एक जैविक सिद्धांत विकसित किया। उस जैविक सिद्धांत के आधार पर सन 1897 ईस्वी में रिटजल ने अपनी सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पॉलिटिकल ज्योग्राफी का प्रथम खंड प्रकाशित किया। और इसी पुस्तक में उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर का विकास होता है या जीवों का विकास होता है, वृद्धि होती है, उसी प्रकार से राज्य का भी विकास होना चाहिए। राज्य के विकास का आशय क्या है, तात्पर्य क्या है कि मानव के द्वारा राज्य में जो भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, चाहे वो जो भी सपोज कर लिए प्रकृति में जो भी विकास किया है मानव, वह सब सांस्कृतिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। वह जैसे जैसे वह सांस्कृतिक क्रियाकलाप या मानव के द्वारा कृत्रिम कार्य जो भी किए जा रहे हैं उसका विकास वृद्धि होता चला जाता है। तो इन्होंने राज्य की तुलना एक जीव से कर दी, राज्य की तुलना एक जीव से कर दी। राज्य में जीवों का वास होता है, मतलब राज्य में जीवों का वास होता है। तो इन्होंने जर्मन भाषा में उसको लेवेनस्ट्राउम कहा। क्या कहा? लेवेनस्ट्राउम। लेवेनस्ट्राउम का शाब्दिक अर्थ है आवासिक स्थान, रहने का स्थान, जीवित स्थान, जहां जीवों का वास हो। तो राज्य में जीवों का वास होता है, तो राज्य में जीवों का वास होता है। इसी कारण रिटजल ने सन 1897 ईस्वी में पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक लिखी। अब जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी सन 1897 ईस्वी में जब इन्होंने पुस्तक लिखा तो और पॉलिटिकल ज्योग्राफी का प्रथम खंड था। इसी प्रथम खंड में इन्होंने राज्य में जीवों का वास या राज्य का विकास बताया और इसी कारण इन्हें राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी का दूसरा खंड सन 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से इनको मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है और राजनीतिक भूगोल का भी कहा जाता है। अब आप देख लीजिए, इनको मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता। और दूसरा है राजनीतिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, राजनीतिक भूगोल का जन्मदाता का। तो यह रिटजल को जो है दो विषयों के जनक कहे जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे रिटजल की रचनाएं। रिटजल की कौन कौन सी रचनाएं हैं ये आप देख लीजिए। रिटजल की रचनाएं, रिटजल का प्रथम पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी रिटजल की, भूमध्य सागरीय जीव के प्रपत्र, भूमध्य सागरीय तट के जीव वैज्ञानिक पत्र पहला है इनका। रिटजल की रचनाएं लिख लीजिए, रिटजल की रचनाएं। पहला आपका है भूमध्य सागरीय तट
भूमध्य सागरीय तट से जीव वैज्ञानिक पत्र यह हो गया आपका। तो पहला इनकी रचना कौन सी होगी? पहला भूमध्य सागरीय तट से जीव वैज्ञानिक पत्र। दूसरा है डाई वेरिंगटन स्टार्टन वान नार्ड अमेरिका। दूसरी पुस्तक है डाई वेरिंगटन स्टार्टन नार्ड अमेरिका। डाई वेरिंगटन स्टार्टन नार्ड अमेरिका, ये इनकी पुस्तक हो गई। दूसरा तीसरी पुस्तक है द प्राइवेट नेशन। तीसरी पुस्तक है द प्राइवेट नेशन, ये पुस्तक हो गई का। अब आपको बता दें, देखिए जैसे भूमध्य सागरीय तट से जीव वैज्ञानिक पत्र हो गया, प्राइवेट नेशन हो गए, इसी तरह से रेटजल की और भी पुस्तकें हैं, जैसे एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रथम खंड हो गया, आपको बता दे रहे हैं, वो भी लिखते जा रहे हैं, देख लीजिए। चौथा आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी, का प्रथम खंड 1882 ईस्वी में। दूसरा खंड एंथ्रोपोजियोग्राफी का दूसरा खंड 1891 ईस्वी में। इसी पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल का वर्णन किया है, इसी कारण मानव भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में प्रतिपादित किया है, इसी कारण इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे तीसरा, मानवता के इतिहास के आधार पर वाल्कर कुंडे नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। वाल्कर कुंडे को अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। वाल्कर कुंडे जर्मन भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक को इंग्लिश में द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको द हिस्ट्री ऑफ, अंग्रेजी में द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये आप हो गया। तो वाल्कर कुंडे को इंग्लिश में अनुवाद किया। वाल्कर कुंडे पुस्तक जो थी रेडियल की, जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई थी, इसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, तो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के नाम से पहचाना गया। तो वाल्कर कुंडे हो गया आपका। इसी तरह से आप देखेंगे, अब हम आपको बता रहे हैं रेटजल का पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो राजनीतिक भूगोल का इसे जनक कहा जाता है। सन 1897 ईस्वी में इसने पॉलिटिकल ज्योग्राफी का प्रथम खंड 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और दूसरा खंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी
पॉलिटिकल ज्योग्राफी का दूसरा खंड 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में। तो आप देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी का प्रथम खंड जो 1857 ईस्वी प्रकाशित हुआ था, इसी पुस्तक के कारण इन्हें राजनीतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अब 1898 ईस्वी में इनका एक अन्य पुस्तक है जर्मनी का भूगोल, जर्मनी का भूगोल, जर्मनी का भूगोल 1898 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई 1898 ईस्वी में। इसी तरह से आप देखेंगे वर्जली चंडे रेडजल का एक विशाल ग्रंथ था, वर्जली चंडे अर्धकुंडे, वर्जली चंडे अर्धकुंडे, वर्जली चंडे अर्धकुंडे, वर्जली चंडे अर्धकुंडे 1902 ईस्वी में, वर्जली चंडे वर्जली चंडे अर्धकुंडे यह पुस्तक सन 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? सन 1902 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। अब आप देखिए वर्जली चंडे अर्धकुंडे सन 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और इनकी एक पुस्तक है भौगोलिक मैनुअल के पुस्तकालय, या यह कह सकते हैं कि भौगोलिक मैनुअल के पुस्तकालय। अब आप देखेंगे 10वां है इनका भौगोलिक मैनुअल के पुस्तकालय, आपका इस तरह से देखिए, आपका जैसे ये रचनाएं जो होती हैं परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो विद्वानों का पहले आप परिचय दे देंगे और उनकी योगदान कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है, और उनकी मुख्य रचनाएं बता देंगे। जैसे रेडजल जो था यह एक निश्चयवादी भूगोलवेत्ता था, प्राकृतिक वातावरण में विश्वास करता था। तो इस तरह से जो है रेडजल को प्राकृतिक वातावरण निश्चयवाद का प्रबल पोषक भी माना जाता है, अर्थात वातावरण निश्चयवाद का यह प्रबल पोषक था। तो रेडजल जो था राजनीतिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है और मानव भूगोल का भी जन्मदाता कहा जाता है। रेडजल का जो सिद्धांत है ये आधुनिक भूगोलवेत्ताओं में आता है। जैसे आधुनिक भूगोलवेत्ता में जर्मन भूगोलवेत्ता हुम्बोल्ट है, कार्लेटर है, रेडजल है। तो इस तरह से आप अध्ययन करेंगे तो रेडजल को का योगदान जो है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो रेडजल को आप देखिए, रेडजल जो था यह वातावरण निश्चयवाद का प्रबल पोषक था। वातावरणवाद या प्रकृतिवाद पोषक था, अर्थात यह पर्यावरणवादी भूगोल था, पर्यावरणवाद में विश्वास करता था, प्रकृति में विश्वास करता था। तो इसी कारण इसे जो है यह वातावरण निश्चयवाद का प्रबल पोषक था। तो निश्चयवाद के ये पोषक भी थे रेडजल। तो रेडजल को हम जो है आपको बता रहे हैं कि रेडजल जो था आप पढ़ेंगे तो रेडजल का सिद्धांत जो है, रेडजल की जो विचारधाराएं हैं वह जो है बहुत ही सटीक विचारधाराएं जो वर्तमान समय से मिलती जुलती हैं। तो रेडजल का विचार जो है चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत से लेकर के रेडजल की जैविक संस्कृति का अनुसरण करते हुए इन्होंने अपनी पुस्तकों का अनुसरण किया। अब जैसे रेडजल की शिष्या कौन थी? कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल थी। कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल रेडजल की विचारधाराओं को अमेरिका में कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, वो उनकी विचारों को अमेरिका में प्रचार प्रसार किया। फिर अगले लेक्चर में हम आपको ऐसी जर्मन भूगोलवेत्ताओं के बारे में बताएंगे, आगे चलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।